आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक सीपीसी का कंक्रीट रिवीजन मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई भी बच्चे को अपना सीपीसी को रिवाइज करना होता है तो उसमें वो क्या क्या बातों को ध्यान रखते हुए अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको ग्राउंड लेवल से लेके फिर अपना एपेलेट कोड तक सोचना पड़ेगा एंड उसको प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे ऑर्डर्स आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। सेक्शंस भी जो जो कनेक्टेड सेक्शंस हैं ऑर्डर के साथ में वो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको ये देखना है कि अगर आपके पास कोई केस आया है तो वो अपने आप में सिविल कोर्ट में जाने लायक है या नहीं है, इंस्टीट्यूट होने लायक है या नहीं है। तो अब ये मेरे को कैसे चेक करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि क्या वो सूट सिविल नेचर का है या नहीं है। अब ये सूट सिविल नेचर का है या नहीं है, ये मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा? इसके लिए सेक्शन 9 की तरफ जाएंगे। चलो, अब मैंने एक चीज चेक कर ली है कि हाँ ये सूट सिविल नेचर का है एज पर सेक्शन नंबर 9। सेकंड चीज मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी कि अपने आप में ये जो सूट है ये कौन सी कोर्ट में इंस्टीट्यूट होगा। बथेरी कोर्ट है यार, मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के अंदर इतनी सारी सिविल कोर्ट हैं, तो ये कहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट होगा? इसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जो सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21A ऑफ सीपीसी के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अब मैंने टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या चेक करनी पड़ेगी? कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन, कि क्या कोर्ट की अपने आप में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन है या नहीं है। मतलब जो वैल्यू का मेरा सूट है या जो रिलीफ मांगने में जा रहा हूँ सिविल कोर्ट के पास, तो क्या वो सिविल कोर्ट मेरे को वो रिलीफ देने के लिए कॉम्पिटेंट है। सेकंड चीज, मेरी वैल्यू ऑफ द सूट का एडजुडिकेट करने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के लिए हमारे प्रोविजन है सेक्शन नंबर 6। और एक छोटी सी बात और याद कर लेना इसके अंदर, अगर रिवाइज करनी पड़ती है, हियरकी ऑफ द कोर्ट। हियरकी ऑफ द कोर्ट का हमारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 3। तो अभी हमने सेक्शन 9 समझ लिया सिविल नेचर, सेक्शन 15 से 21A टेरिटोरियल, सेक्शन 6 पेक्यूनरी और सेक्शन 3 हमारा हियरकी हो गया। तो ये बेसिक चीज हमने समझ ली है। उसके बाद हमें और क्या चीज चेक करनी पड़ती है? अब मेरे को अपना सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। इसके लिए कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? ऑर्डर नंबर 4 एंड सेक्शन 26। चलो, इसके बाद अब मेरे को सूट इंस्टीट्यूशन का भी समझ लिया। अब मैं सूट इंस्टीट्यूशन के लिए जा रहा हूं तो उससे पहले मुझे कुछ काम भी करने पड़ेंगे। जैसे कि अब मेरे को अपनी प्लीडिंग्स तैयार करनी पड़ेगी। अब मैं प्लेंटिफ की साइड से अगर प्लीडिंग तैयार करूंगा तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेंट। तो ऑर्डर नंबर 6 में हमारे को प्लीडिंग्स के रूल्स ध्यान में रखते हुए मैं अपनी प्लीडिंग्स तैयार करूंगा। अब प्लीडिंग्स तैयार करूंगा मतलब मैं अपनी प्लेंट तैयार करूंगा। प्लेंट तैयार करूंगा यानी कि ऑर्डर नंबर 7। ठीक है, अब इसके बाद अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि मैंने अपनी प्लेंट कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी है। अब उसके बाद में मेरा केस जो है अपना फर्स्ट हियरिंग पे लगेगा। तो फर्स्ट हियरिंग पे जज साहब मेरे से मैं अपने सूट को एक्सप्लेन करूंगा और जज साहब को कन्विंस करूंगा कि ये सुनने लायक है। अब जज साहब अगर कन्विंस हो जाते हैं कि ये सूट मेंटेनेबल है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सम्मन भेजा जाएगा। किसको? डिफेंडेंट को। अब जब सम्मन भेजा जाता है उसके लिए कौन कौन से प्रोविजन आ जाते हैं? ऑर्डर नंबर 5, सेक्शन नंबर 27, 28, 29, 30, 31। अब 27 से एक छोटी सी बात इसके अंदर और याद कर लीजिएगा रिवीजन के तौर पे कि सेक्शन 27 से 29 हमारा ऑर्डर नंबर 5 से डील करते हैं और सेक्शन नंबर 30 हमारा ऑर्डर नंबर 16 से डील करते हैं। 30 एंड 31 ऑर्डर नंबर 16 से डील करते हैं। इतनी बात हमारे को समझ में आ जाती है। अब जब सम्मन चले गए हैं तो डिफेंडेंट भागा भागा आएगा, क्या लेके? अपनी प्लीडिंग्स। तो डिफेंडेंट की प्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग्स तैयार करोगे तो ऑर्डर नंबर 6, साथ में रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारा आता है ऑर्डर नंबर 8। ऑर्डर नंबर 8 यानी कि एक हमारे को टाइमलाइन भी बताता है। अब टाइमलाइन क्या बताता है कि जो अपने आप में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी जानी चाहिए वो 30 डेज से लेके 90 डेज के अंदर अंदर फाइल करी जानी चाहिए। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1। अब अगर मैं कंप्लायंस नहीं करता हूं तो ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6 का या 7 का हमारे को यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ती है। ये बात भी हमारे को समझ में आ जाती है। अब जैसे कि सम्मन गया है डिफेंडेंट को, तो हो सकता है कि डिफेंडेंट अपना पॉइंट रेज करे, जज साहब मुझे तो सम्मन मिला ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि सम्मन मिल जाने के बाद डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं आया, या सम्मन नहीं मिला है तब डिफेंडेंट जो है नहीं आया है, या डिफेंडेंट को सम्मन मिल तो चुका है लेकिन टाइम पे नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के अंदर मैटर चल रहा है और दिल्ली की कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और जो डिफेंडेंट है वो चेन्नई में रहता है। और मान लेते हैं कि आज कोर्ट ने सम्मन करा और मतलब आज कोर्ट की हेयरिंग है और डिफेंडेंट को सम्मन मिला है कल रात को 10 बजे कि आपको सुबह कोर्ट आना है। अब एक बात बताओ, रात को 10 बजे किसी को हाथ में सम्मन मिलेगा और सुबह 9 बजे वो कोर्ट कैसे पहुंच पाएगा? तो इसका मतलब क्या है कि सम्मन तो मिल गया है लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला है। तो अब ये सारी चीजों के प्रोविजन तो कहीं ना कहीं तो होंगे ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर नंबर 9, अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज। तो इसके लिए हमारे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है एग्जाम परस्पेक्टिव में?
ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 में हमें क्या बताया हुआ है कि 6A 6 1 2 3 3 पॉइंट है। तो अगर समवन ड्यूली सर्व्ड हो गया है तो क्या होगा? अगर ड्यूली सर्व्ड नहीं हुआ है और मतलब ड्यूली सर्व्ड हो जाने के बाद डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं आया है तो क्या होगा? और ड्यूली सर्व्ड हुआ ही नहीं है, और ड्यूली सर्व्ड हुआ तो है लेकिन ड्यू टाइम में नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 से डील करी जाती हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लेते हैं हमें कोर्ट को सपने तो आने ही नहीं है कि डिफेंडेंट को समन सर्व हो गया है, जानबूझ के नहीं आया। डिफेंडेंट को समन सर्व हुआ ही नहीं है, डिफेंडेंट को समन सर्व हुआ तो है लेकिन टाइम पे नहीं हुआ है। तो जज साहब तो अपनी प्रक्रिया चलाएंगे ना, जैसे कि जैसे एग्जांपल लिया था कि कल सुबह 9 बजे कोर्ट की हेयरिंग है, तो जज साहब तो हेयरिंग अपनी चलाएंगे। तो मान लेते हैं जज साहब ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया कि यहाँ पे प्लेंटिफ का केस फाइल हुआ है, इंस्टीट्यूट हुआ है, कोर्ट ने सम्मन भेजा है और डिफेंडेंट भाई साहब जी आई नहीं है, तो कोर्ट ने मान लेते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर दिया है। अब डिफेंडेंट को लगा यार मेरे खिलाफ तो एक्स पार्टी ऑर्डर जारी हो गया है, डिफेंडेंट भागा भागा पहुंचा कोर्ट के अंदर। अब जब कोर्ट के अंदर भागा भागा पहुंचेगा तो इस केस में डिफेंडेंट क्या प्ली रेज करेगा? जज साहब मुझे तो सम्मन मिला ही नहीं है, जज साहब मुझे सम्मन मिला तो है लेकिन टाइम पे नहीं मिला, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो कोई भी रीजन। तो वो अब डिफेंडेंट क्या चाहेगा? जज साहब आप जो है प्लीज एक्स पार्टी ऑर्डर जो आपने मेरे खिलाफ जारी करा है तो उसको क्या कर दीजिए, सेट असाइड कर दीजिए। अब इसके लिए ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 आ जाता है। अब अगर मान लेते हैं थोड़ी और बड़ी बात कि जो एक्स पार्टी जज साहब ने डिक्री पास कर दी है, एक्स पार्टी डिक्री का अपना ऑब्जेक्शन रेज कर जाता है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 के अंदर। ये बात हमारी सिंपल सी क्लैरिफाई हो जाती है। तो इसके लिए ऑर्डर 9 में हमने ऑर्डर नंबर 9 रूल 6 पढ़ा, ऑर्डर नंबर 9 रूल 7 पढ़ा, ऑर्डर नंबर 9 रूल 13 पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। अब थोड़ी सी और छोटी सी बात कर लेता हूँ, जो अभी तक हमने प्रोविजंस पढ़ लेते हैं तो उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें रिटर्न स्टेटमेंट पे, तो रिटर्न स्टेटमेंट में भी ना ऑर्डर 8 रूल 1 तो इंपॉर्टेंट है, और ऑर्डर नंबर 8 रूल 1A भी इंपॉर्टेंट है कि जब डिफेंडेंट भाई आप अपने प्लीडिंग्स के साथ यानी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी अपने दावे को पेश कर रहे हो ना, तो यार उसमें तुम डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल लगाइएगा। ये बात लिखी हुई है ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1A के अंदर। अब जब प्लेंटिफ भाई साहब भी हैं तो प्लेंटिफ भी जब अपने प्लेंट लेकर आ रहे हैं तो भाई आप भी अपने डॉक्यूमेंट लगाना यार, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ बोल रखा है? ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 14 में, क्योंकि ऑर्डर में 7 तो हमारी प्लेंट की बात करता है, ठीक है। बस ये एक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर सम्मन की बात करी जाए तो सब्सटीट्यूटेड सर्विस ऑफ सम्मन इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल प्रीलिम्स आल्सो। तो उसके लिए कहाँ मेंशन है? ऑर्डर नंबर 5 रूल 20 के अंदर। तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब अब आप परेशान होके पढ़ो, हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, वो पढ़ना ही पढ़ना है। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डिफेंडेंट भाई ने आ गए हैं और उन्होंने अपनी प्लीडिंग्स को सबमिट कर दिया है। अब वो कैसे भी करा हो, या तो एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड करा के या एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करा के, एज द केस में भी। चलो, अब दोनों पार्टीज जज साहब के सामने आ गई हैं, यानी कि प्लेंटिफ भी आ गया है, डिफेंडेंट भी आ गया है। अब क्या होगा? अब मेन चीज यहाँ पे जज साहब के सामने दोनों पार्टीज आ गई, तो जज साहब क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे दोनों पार्टीज को कि आ जाओ मेरे सामने। तो एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज हमारे को कहाँ मेंशन है? ऑर्डर नंबर 10 के अंदर। तो अब इसके अंदर सिंपल सी बात है। अब जज साहब का एक बात बताइए, सिविल कोर्ट है यार, तो सिविल कोर्ट में बहुत सारे मामले चलते हैं। जज साहब सबसे पहले मेन इंटेंशन क्या चाहेंगे कि यार तुम लोग ऐसा करो, आपस में सेटलमेंट कर लो यार, ठीक है। तो आपस में सेटलमेंट कर लो। अब जज साहब के मन में तो आएगा नहीं, कानून के अंदर ये प्रोविजन दिया होगा तभी तो जज साहब इस प्रोविजन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर नंबर 10 रूल 1A और सेक्शन 89, जिसको बोलते हैं एमिकेबल सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन के जरिए, कंसिलेशन के जरिए, मेडिएशन के जरिए, जैसा आपको पार्टीज को कन्वीनियंट लगे। हालांकि वैसे तो मेडिएशन के जरिए ही मामला सेटल करा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जो पार्टीज हैं अपने आप में कोर्ट एक दूसरे से ऑब्जेक्शन होंगे पार्टीज को। प्लेंटिफ बोलेगा कि जैसा मुझे कुछ डिफेंडेंट से पूछना है, डिफेंडेंट बोलेगा जैसा मुझे कुछ प्लेंटिफ से पूछना है। तो इसके लिए आता है इंटेरोगेटरीज। इंटेरोगेटरीज के लिए हमारा आता है ऑर्डर नंबर 11। अब उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। जब यहाँ पे प्लीडिंग्स आई हैं दोनों पार्टीज की, तो प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट दायर करी है और डिफेंडेंट ने अपने WS रिटर्न स्टेटमेंट दायर करी है। तो अब उसके अंदर मान लेते हैं कि डिफेंडेंट ने कोई बात एडमिट करी अपनी प्लीडिंग्स के अंदर कि हाँ जज साहब ये बात प्लेंटिफ भाई साहब सच बोल रहे हैं। तो जब प्लेंटिफ भाई साहब की बात मान ली है डिफेंडेंट ने, तो प्लेंटिफ क्या डिमांड करेगा? जज साहब देखो, हमारा मामला है 5 लाख रुपए का, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि रिकवरी ऑफ मनी का 5 लाख रुपए का प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा डिफेंडेंट के खिलाफ, और डिफेंडेंट भाई साहब ने बोला कि जज साहब देखो 5 लाख रुपए का मामला नहीं बनता, मुझे केवल 2 लाख रुपए देने हैं, मुझे केवल 2 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख रुपए तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं।
तब यहाँ पे डिफेंडेंट भाई ने अपना एडमिट कर लिया है कि उन्होंने 2 लाख रुपए देने हैं। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ हो क्या मांग करेगा? जज साहब देखो, एक प्रिलिमिनरी डिक्री तो मेरे फेवर में पास कर दो ना यार। प्लेंटिफ ने एक बात तो एडमिट कर लिया ना कि पैसे तो देने हैं, 2 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए देने हैं, इसकी तो डिक्री पास कर दो प्रिलिमिनरी। तो इसको क्या बोलते हैं? पार्शियल एडमिशन। ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें मेंस से सवाल आता है। ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 से। चलो अब एक कदम और आगे चलते हैं। अब जब जज साहब भी तो मान लेते हैं जब मैंने प्लेंटिफ के तौर पे फाइल करी है तो उसमें फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स की लगाई हैं, या डिफेंडेंट ने अपनी जो डब्ल्यूएस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी है उसमें फोटोकॉपीज डॉक्यूमेंट्स की लगाई है। तब कोर्ट क्या मांग करेगा कि यार ओरिजिनल ले आओ ना यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश करिए कोर्ट में, जैसे कि कोर्ट को एग्जामिन करने में इजी रहेगा। तो कोर्ट इन शॉर्ट मांग क्या करेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइए। इसके लिए कहां प्रावधान है? ऑर्डर नंबर 13 रूल 1। चलो अब जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गए, प्लेंटिफ की बात सुन ली, डिफेंडेंट की बात सुन ली, पार्टीज को एग्जामिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कोर्ट का काम क्या बचता है कि अब दोनों पार्टीज के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, इनको सॉल्व किया जाए। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर नंबर 14 में। सिंपल सी बात है। चलो अब इश्यूज भी फ्रेम हो गए हैं, ऑर्डर नंबर 14। अब उसके बाद एक छोटा सा और आता है, मतलब ऑर्डर नंबर 14 से पहले की स्टेज आती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर नंबर 15। ऑर्डर नंबर 15 क्या कहता है कि प्लेंटिफ आया फर्स्ट हियरिंग में, प्लेंटिफ ने बोला जैसा मेरे को इससे 5 लाख रुपए मेरे रिकवरी ऑफ मनी का सूट में फाइल कर रहा हूँ, 5 लाख रुपए मेरे को डिफेंडेंट से दिलाए। डिफेंडेंट ने बोली हाँ जैसा मुझे पैसे देने हैं, 5 लाख रुपए देने हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो मैं दे दूंगा। अब एक बात बताओ, एक पार्टी बोल रही है जैसा मुझे पैसे दिलाओ, दूसरी पार्टी कह रही है जैसा मैं देने को रेडी हूँ, थोड़ा सा टाइम दे दो। तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, कोई इशू है? जैसा आप कोई इशू फ्रेम कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकते। तो सब क्या ऑर्डर पास करेंगे? ऑर्डर नंबर 15 के तहत सूट डिसमिस एट फर्स्ट हियरिंग, खत्म बात, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ठीक है, अब ऑर्डर 15 को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ऑर्डर 16 क्या आता है? अब जब इश्यूज फ्रेम हो गए हैं तो प्लेंटिफ को बोले जाएगा प्लेंटिफ आप अपने केस को प्रूव करो, डिफेंडेंट आप अपने केस को प्रूव करो, यानी कि अपने विटनेसेस लाओ, अपने जो भी आप विटनेस जिसको बुलाना चाहते हो। ठीक है, तो जो विटनेसेस को बुलाओगे तो यहाँ पे मांग करी जा सकती है जैसा प्लीज थोड़ा सा आप सम्मन भेज दीजिए यार, विटनेस को मेरे बुलाने पे नहीं आ रहा है, आप सम्मन भेजो। ठीक है, तो सब क्या करेंगे? ऑर्डर नंबर 16 के तहत विटनेस टू दी सम्मन, जो मैंने आपको सेक्शन नंबर 31 ऑर्डर नंबर 5 सेक्शन 27 से 31 बताया था, उसमें मैंने बताया था ना कि ऑर्डर 31 आता है, 31 हमारा आता है, उसके साथ पढ़ते हैं ऑर्डर 16 के साथ में, वो अब पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद कभी किसी का विटनेस आ गया, किसी का नहीं आया, तो एडजमेंट ली जाती है। ऑर्डर नंबर 17 एडजमेंट्स की बात करता है, और कानून के अंदर लिखा हुआ भैया 3 एडजमेंट से ज्यादा आप नहीं लोगे, 3 से ज्यादा अगर एडजमेंट लोगे तो कोर्ट दे तो देगा लेकिन कॉस्ट लगाएगा आपके ऊपर। अब इसके लिए हमारे थोड़े पुराने अमेंडमेंट्स भी हुई थी, 2002 की अमेंडमेंट हुई थी सीपीसी के अंदर, जिसमें 3 बातें मुद्दे की मेंशन करी गई थी, टाइम लिमिट फिक्स करी गई थी, पार्टीज को परमिट करा गया था कि आप अपने एविडेंसेस एड्यूस कर सकते हो। तीसरा, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, ऐसे कंसेप्ट्स को यानी कि एमिकेबल सेटलमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा था। और ये जो अमेंडमेंट थी 2000 वाली, इसको चैलेंज भी करा गया था, सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया था। ठीक है, ये सारी बातें हमारे को समझ में आ गई। अब एडजमेंट की बात हो गई। अब ऑर्डर नंबर 18 में, यानी कि अब विटनेस आ जाएंगे भाई, अब विटनेस को एग्जामिन करोगे ना, तो ऑर्डर नंबर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात करी हुई है। ठीक है, अब जब विटनेस अपना कोई गवाही देगा तो सिविल की मैं बात कर रहा हूं, सिविल केसेस के अंदर पार्टीज को एफिडेविट के बेसिस पे अपने एविडेंस को डिपोज करने का अधिकार है। ये अधिकार कहां से मिला है? ऑर्डर नंबर 19 से मिला हुआ है। ठीक है, जो बात करता है एफिडेविट। ठीक, अब प्लेंटिफ की बात सुन ली, उनके विटनेस सुन लिए, डिफेंडेंट की बात सुन ली, उनके विटनेस कर दिए, सब कुछ बात हो गई है। अब कोर्ट का क्या काम बचा है? जजमेंट पास करने का, फिर उसके बाद डिक्री बनाने का, खत्म बात। तो ऑर्डर नंबर 20 हमारा जजमेंट डिक्री की बात करता है, इसके साथ में सेक्शन नंबर 33 वो भी जजमेंट डिक्री की बात करता है। अब डिक्री वर्ड आ रहा है तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 भी आपको याद होना चाहिए, बात खत्म। अब जब हमारा जो है ये पास हो गई है, डिक्री वगैरह हो गई है, तो ये जो अपने इतने सारे हमने ऑर्डर्स समझे हैं, ये आपको आई थिंक टिप्स पे याद हो गए होंगे। अब मुद्दे की बात क्या आती है कि मान लेते हैं अब ये जो इतने सारे प्रोविजंस हमने पढ़े, अगर कोई पार्टी ने इनका कंप्लायंस नहीं करा तो क्या होगा? बताओ, किसी ने सोचा तो होगा ना यार कि अगर मान लेते हैं प्लेन ढंग से नहीं बनाई, प्लीडिंग ढंग से नहीं बनाई, समन नहीं आए, मतलब कुछ भी अगर कंप्लायंस नहीं करा तब क्या होगा? देखो, इसके लिए सिंपली सी बात है, एक लॉजिकली सोचो, अगर मैंने प्लेन ढंग से नहीं बनाई है तो मेरी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसके लिए कहां प्रोविजन होगा? ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। तो मेरी जो प्लेंट है यार वो रिजेक्ट कौन कौन से ग्राउंड्स पे हो सकती है? 6 ग्राउंड है। पहला,
कॉज ऑफ एक्शन मैंने डिस्क्लोज नहीं करा। अरे जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लेंटिफ भाई आप बोलना क्या चाहते हो, तो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं होता है। या अंडर वैल्यू सूट कर दिया मैंने कोर्ट फीस बचाने के लिए। अब इसके लिए भी अलग चर्चा है, बट मैं आपको एज अ रिवीजन, क्विक रिवीजन के पर्पस से बता रहा हूँ। तीसरी बात, अगर मैंने सूट तो वैल्यू अच्छे से करा है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, कोर्ट फीस की जो टिकट लगती है, वो प्रॉपर नहीं लगाई है मैंने, तो रिजेक्ट हो जाएगी। चौथा, मेरा कोई कानून ने बार्ड करा हो मेरे सूट को, यानी कि लिमिटेशन पीरियड है 3 इयर्स का रिकवरी ऑफ मनी का, और मैं चौथे साल जा रहा हूँ, बार्ड बाय लॉ है। पांचवा, अगर मैंने जो है अपनी प्लेन डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी हो, यार बोला है जब आपको प्लेन डुप्लीकेट में फाइल करनी है तो करो, लेकिन नहीं कर रहे तो रिजेक्शन ऑफ है। अब इसके बाद मैंने रूल 9 का कंप्लायंस नहीं करा है, मतलब कि जब सम्मन रिटर्न आते हैं तो प्लेंटिफ को भाई दोबारा सम्मन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। प्लेंटिफ सो रहा है जी, प्लेंटिफ जैसे मतलब गलत एड्रेस दे रहा है, डिफेंडेंट का गलत एड्रेस है, या नॉन कंप्लायंस या कोई भी एरर, कोई भी मिस्टेक प्लेंटिफ के पार्ट पे हुई है, तो रूल नंबर 9 में लिखा ऑर्डर 7 के कि भाई आपको उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन प्लेंटिफ सो रहा है तो प्लेंटिफ की गलती है ना, तो इसमें रिजेक्शन हो जाएगी। बात करें तो ये 6 पॉइंट्स होते हैं। अब अगर मान लेते हैं मेरा केस जो है कोई दूसरी कोर्ट में डलना था, लेकिन मैंने गलती से कोई दूसरी कोर्ट में डाल दिया है, मेरी गलती है, यानी कि प्लेंटिफ की गलती है, तो कोर्ट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10। ठीक है। अब सारी बातों की एक बात और भी है कि मान लेते हैं कि मैं प्लेंटिफ हूं, मेरी प्लेंट है और डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी है, तो मैं प्लेंटिफ जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट पढ़ेगा और डिफेंडेंट जो है वो प्लेंट पढ़ेगा। मान लेते हैं प्लेंटिफ को लगा जज साहब ये जो डिफेंडेंट है ना, इसकी रिटर्न स्टेटमेंट में बहुत अभद्र बातें लिखी हुई हैं, आप बोलो यार कि अपनी रिटर्न स्टेटमेंट से ये लाइनें उड़ाए, हटाए, इसको बोलते हैं कानूनी भाषा में स्ट्राइक आउट करे, तो इसके लिए कोई ना कोई प्रावधान होगा। तो इसके लिए आता है स्ट्राइक आउट ऑफ द प्लीडिंग्स, दूसरे की प्लीडिंग करी जाती है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 16। अब अगर मान लेते हैं कि जैसा मेरी ना कुछ बात रह गई है बोलनी, प्लीज जैसा आप मुझे अलाउ कर दीजिए, ताकि मैं जो है ना अपनी प्लीडिंग्स के अंदर अमेंडमेंट कर सकूं। तो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 17 अमेंडमेंट की बात करता है। अब अगर जज साहब ने मेरे को अमेंडमेंट का एक टाइम दिया, उस निर्धारित टाइम के अंदर अंदर मैंने अमेंडमेंट नहीं करी, तो मेरे पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 18 बात करता है इसके लिए। बस ये बात हो गई। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब थोड़ा सा और आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको सिंपल से समझ में आ गई ना कि अगर कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। अब अगर ये समझो कि मेरी डिग्री पास हो गई, जजमेंट आ गया है, सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा। प्लेंटिफ कहेगा ना, जैसा ये आपने डिग्री या जजमेंट का ये खाली कागज मेरे को जजमेंट पकड़ा दिया, अब इसको मैं क्या करूंगा, इससे मेरे को 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जो रिकवरी का मैंने सूट डाला है वो थोड़ी ना मिल गए। मतलब आपने मुझे जजमेंट का कागज दे दिया, उससे मेरे को जो चाहिए वो थोड़ी ना मिला है, ये तो पीस ऑफ पेपर है। तो फिर अब प्लेंटिफ जाएगा क्या करने, एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर नंबर 21 आता है, जिसके लिए सेक्शन नंबर 36 से लेके 74 तक डील करे जाते हैं। अब एक कॉमन सेंस से बताओ, एग्जीक्यूशन क्या करोगे एग्जीक्यूशन में, जैसे सब क्या करेंगे आप डिफेंडेंट के साथ, डिफेंडेंट को या तो अरेस्ट कर लेंगे, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, और अगर मान लेते हैं कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है जिसमें प्लेंटिफ बोला जस्टम भाई मैं तुमसे प्रॉपर्टी खरीदूंगा, डिफेंडेंट बोला हाँ मैं तुम्हारे को बेचूंगा, चलो इतने पैसे हैं, चलो चलो आप जो है ना मेरे को पूरी पेमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में कर देना, मैं आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा दूंगा। ठीक है, प्लेंटिफ पहुंच गया रजिस्ट्रार ऑफिस में पैसे लेके, डिफेंडेंट आए ही नहीं, तो यहाँ पे यार आ जाता है, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मामला बनेगा ना। ठीक है, तो वैसे केस में इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पे ना कोर्ट रजिस्ट्रार को, जो सब रजिस्ट्रार बैठे होंगे ना, उनको भी डायरेक्ट कर सकता है कि रजिस्ट्रार साहब डिफेंडेंट नहीं आ रहा, भाड़ में जाने दो, आप जो है प्लेंटिफ के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर कराओ, बात खत्म। तो ये भी होता है हमारा अटैचमेंट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन के तौर पे। ठीक है, तो ऑर्डर 21 सेक्शन 36 से 74 तक एग्जीक्यूशन हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब केस चल रहा है तो पार्टीज प्लेंटिफ मर जाए, डिफेंडेंट मर जाए, हो सकता है ना, तो इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ द सूट। तो अबेटमेंट ऑफ द सूट हमारा होता है ऑर्डर नंबर 22। अबेटमेंट ऑफ द सूट 3 तरीके से हो सकता है, बाय डेथ, बाय इंसॉल्वेंसी, बाय मैरिज। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब केस चल रहा है, मतलब प्लेंटिफ ने सूट डाला, डिफेंडेंट बोला भाई भाई यार मेरे खिलाफ सूट मत डाल ले, आपस में हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, विड्रॉ कर ले यार तो सूट को, तो ये प्रावधान होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 23 बात करता है कि विड्रॉल ऑफ द सूट एंड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज बाय द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, डिपेंड करता है कि कब कोर्ट कंसेंट ले सकते हो, कोर्ट के कंसेंट से, या अबेंडेंट आप सूट को कर देते हो, तो भी ऑर्डर हमारा 23 आ जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जज साहब ऐसा करो, आप ना डिफेंडेंट को बोलो कि वो जो है ना
पेमेंट, या प्लेंटिफ को बोलो, जैसा आप प्लेंटिफ को बोलो, प्लेंटिफ सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, सूट डाल रखा है इसने, कल को कोई कॉस्ट लगेगी तो प्लेंटिफ का कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे कॉस्ट रिकवर कैसे कराओगे जज साहब? तो ऐसे बोलो ना कि पहले ये अपना इसे पैसे वगैरह जमा करा लो कोर्ट में, ठीक है। तो हमारा जाता है ऑर्डर नंबर 24, पेमेंट इनटू दी कोर्ट, ठीक है जी। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स या इररेलेवेंट बातें कर रहा है, तो जैसे आपको कॉस्ट लगानी पड़ रही है, तो कॉस्ट लगाने के प्रोविजंस क्या-क्या हैं? ऑर्डर नंबर 25, सेक्शन 34 हमारी इंटरेस्ट की बात करता है, 35 हमारी कॉस्ट की बात करता है, 35 ए हमारी बात करता है कि भाई आपने सूट को डिले करने के लिए इररेलेवेंट बातें बोल रहे हो, तो 35 ए पे कॉस्ट लगाओ। वेक्सेशियस क्लेम के लिए अगर आपको कॉस्ट लगाई जाती है तो 35 ए में लगाई जाती है। और अगर केस को डिले करने के लिए आपने कोई ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग मतलब दस्तावेज पेश करे हैं, तो उसके लिए कॉस्ट लगाई जाती है 35 बी के अंदर। तो 34, सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 35 ए, सेक्शन 35 बी, ऑर्डर 25। अब मान लेते हैं कि लिटिगेशन कॉस्ट भी तो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीजें कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, इसके लिए आता है हमारा ऑर्डर 20 ए, ठीक है जी। ये भी एक बात हमारे को क्लैरिफाई हो जाती है। अब ऑर्डर हमारा 26 आ जाता है। अब अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है या जो कोर्ट में आ नहीं सकता, मान लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, XYZ, जो हाई डिग्निटरीज वाले लोग हैं, उनको यार कोर्ट में थोड़ी ना बुलाओगे, अगर उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उनके लिए कमीशन इशू करी जानी चाहिए। ऑर्डर 26 कमीशन इशू होगी। सेक्शन 75 से 78 तक गवर्न होते हैं, ठीक है। तो आप 75 से 78 पढ़ोगे तो इसमें लिस्ट बनी हुई है कौन कौन लोग हमारे जिनके खिलाफ कमीशन इशू करी जा सकती है, ठीक। ऑर्डर 27 क्या बात करता है कि सरकार के खिलाफ सूट फाइल करना, ठीक है। तो इसके लिए हमारे सेक्शन आते हैं 79 से 82 तक, ठीक है। अब सेक्शन 80 में बोल रखा है कि देखो सरकार के खिलाफ सूट फाइल करना है ना, तो यार पहले ना 2 महीने का सरकार को नोटिस तो दे दो कि बार की बारी सेटल हो जाए, सरकार तुम्हारी बात मान ले। सरकार अगर बात नहीं मानती है यार, 2 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई नहीं करती है, तब चले जाना कोर्ट के अंदर, ठीक है। 28 बात करता है कि अगर मिलिट्री, एयरफोर्स, एयरमैन के खिलाफ सूट फाइल करना हो। 29 बात करता है कि अगर कोई कॉर्पोरेशन के खिलाफ सूट फाइल करना हो। ऑर्डर 30 बात करता है कोई पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ सूट फाइल करना हो, ठीक है। 31 भी हमारी बात करता है कि अगर कोई आपको एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी के खिलाफ सूट फाइल करना हो। ऑर्डर 32 हमारी बात करता है कि अगर कोई भी माइनर है या इनसेन पर्सन है तो उसको सूट फाइल करना है तो वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए करेगा। ऑर्डर 33 हमारी बात करता है इंडिजेंट पर्सन, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको सूट फाइल करना है जिससे उसकी कोर्ट फीस माफ कराई जा सके, ऑर्डर 33 आ जाता है। अब उसको अपील फाइल करनी होती है, ऑर्डर 44 आ जाता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। 34 हमारी बात करता है कि अगर कोई आपका मॉर्गेज का मामला है, ठीक है, मॉर्गेज का मामला क्या होगा, या तो रिडम्पशन का मामला होगा या फोरक्लोजर का मामला होगा, ऑर्डर 34 वहां से डील करा जाता है। ऑर्डर 35 आता है कि अगर कोई इंटरप्लीडर सूट है, ठीक है, इसको सेक्शन 88 के साथ में हम पढ़ते हैं, वो आपसे डील करा जाएगा। 35 हो गया। ऑर्डर 36 बात करता है अगर कोई स्पेशल केस है। ऑर्डर 37 हमारी बात करता है कि अगर कोई समरी प्रोसीजर है। ऑर्डर 38 बात करता है कि अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है। एंड ऑर्डर 39 हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन। ऑर्डर 40 रिसीवर ऑर्डर, ठीक है। अब ये अपना पूरा केस हमारा एक डील हो चुका है। अब अगर मान लेते हैं किसी पार्टी को अपील में जाना है, तो अपील कैसे जाएंगे? तो जो ओरिजिनल कोर्ट ने, मतलब ट्रायल कोर्ट ने जो डिक्री पास करी है उसकी तो अपील फाइल होगी ना, जिसको बोलते हैं फर्स्ट अपील, ठीक है। तो उसके लिए आता है ऑर्डर नंबर 41, सेक्शन 96 से 99। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इसमें से ही सवाल आता है। ऑर्डर 41 पूरा अच्छे से आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 96 से 99 अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिनल डिक्री से अपील फाइल होती है, ऑर्डर 41, सेक्शन 96, 99। अब मान लेते हैं कि अपीलेट कोर्ट में मेरी जब केस चला, अपीलेट कोर्ट ने मेरे सुनवाई करी, उन्होंने भी तो कोई डिक्री पास करी होगी। अब उस डिक्री की मुझे सेकंड अपील फाइल करनी है, तो ऑर्डर 42, सेक्शन 100 से 103 जो बात करता है अपील फ्रॉम अपीलेट कोर्ट, ठीक है। ऑर्डर 41, 42। ऑर्डर 43 बात करता है कौन कौन से अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं, इसके लिए हम सेक्शन 104 भी पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर 44 बात करता है, अभी बताया था मैंने, ऑर्डर 33 में इंडिजेंट पर्सन जब अपना सूट फाइल करेगा तो उसको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना होगा तो वो अपील में भी तो अपना जा सकता है ना, या अपील एक्ट कोर्ट के आगे भी तो इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है, कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता। तो ऑर्डर 44 इस बारे में बात करता है। ऑर्डर 45 हमारी बात करता है
अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए भी आपको एकदम ग्राउंड नहीं है। इसके साथ में ना ऑर्डर हम 45 के साथ में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, एक बार आप सेक्शन कह रहा हूँ, आर्टिकल जो है 131 जरूर पढ़िएगा, नहीं हाँ 132 सॉरी 131, 132, 133, 134 आर्टिकल्स बता रहा हूँ, और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के याद रखना, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 131, 132, 133, 134 और 134 ए सर्टिफिकेट चाहिए होता है पहले हाई कोर्ट से, ठीक है, कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, तो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेकर आओ, तब जाके सिविल केस में आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील डालने का अधिकार होता है। तो ये बात को याद रखना होता है। इसके साथ कनेक्ट करके आप अपने आंसर राइटिंग भी प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो ऑर्डर 46 हमारी बात क्या करता है, अब बताओ यार, अगर रेफरेंस फाइल करना है तो रेफरेंस भी तो फाइल करोगे, इसके लिए हमारा आता है सेक्शन 113, फिर आता है ऑर्डर 47 सेक्शन 114 रिव्यू के लिए, अब एक आता है सेक्शन 115 रिवीजन, ठीक है जी। तो रिवीजन अगर आपको फाइल करनी है तो सेक्शन 115 हमारी बात करता है, जो कि हाई कोर्ट में फाइल होती है। और अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात करें ना, क्रिमिनल केसेस की, तो रिवीजन जो है ना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास फाइल होती है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे सीपीसी के सेक्शंस के साथ में, ऑर्डर्स के साथ में बहुत एक, मतलब आप इसको 2x मोड पे भी सुन लोगे ना तो थोड़ा सुनते सुनते चीजें याद आने लगती है। जितनी ज्यादा सुनोगे या जितनी ज्यादा खुद बोलोगे, खुद याद करोगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सुन ली, फिर अपने आंखें बंद करके अपने लाइन वाइज समझे कि यार ऐसे होगा तो क्या होगा, उससे आपका जो ये सीपीसी है या कोई भी सेक्शन है, कोई भी लॉ है, वो लाइफ को बहुत ईजी बना देगा कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूंगा तो यार मेरे पे क्या रेमेडीज है, कानून ने मुझे क्या रेमेडीज दे रखी है, उसको तो पता होना चाहिए कहाँ पे लिखी हुई है वो रेमेडी, एकदम क्विक तरीके से आपको सेक्शन याद होना चाहिए। अगर वो नहीं है याद तो समझ लो यार एग्जाम में कमी है फिर, और वो कमी जो है आपके रिजल्ट तक नुकसानदायक रहेगी। अब अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो भाई रिवीजन मत करो, या अपने आप को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो डेली रिवीजन करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट कोई और ले जाए तो मत करो रिवीजन। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीट आपकी ही हो तो डेली रिवाइज करना पड़ेगा भाई, ठीक है, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। और किसी के नोट्स पे भरोसा मत करो लाइफ में, याद रखना, किसी के कोई नोट्स काम नहीं आते हैं लाइफ में यार। हर किसी की पढ़ाई करने का तरीका होता है अपना, तो वो अपने हिसाब से ही नोट्स बनाता है, तो आपका भी एक अपना तरीका है। तो आप खुद के नोट्स बनाओ कि भाई मेरे को ऐसे पढ़ने का तरीका है मेरा, मेरे को याद रहता है ऐसे चीजें बस, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में एक सवाल आएगा, उसका जवाब आपको आता है, जिस जिस बच्चे को आता है वो आगे जाएंगे। अब वो सवाल का जवाब किस किस को आएगा यार, जिसको जैसे तरीके से पढ़ के वो सवाल उसने आंसर जाना हो, बस उस सवाल का जवाब चाहिए। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। अब वो आप रात को पढ़ के जवाब को जानो, सुबह पढ़ के जवाब को जानो, नोट्स अपने खुद के बना के बेरक में अंडरलाइन करके, एज अ केस में बी, इट डजंट मैटर एट ऑल, याद रखना। तो वही आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।